अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और फाइनली पाकिस्तान ने बच्चों को हरा दिया है। और आप सबको जो भी देखने वाले हैं उनको पहली जीत मुबारक हो पाकिस्तान की। तो ये बच्चों को हरा के अवाम ने बड़ा खुशी का इजहार किया है कि हमने छोटे छोटे बच्चों को हरा के बड़ा कोई तीर मारा है। तो खैर इसको इस वीडियो के अंदर मैं पोस्ट मैच एनालिसिस करूंगा रिगार्डिंग कि क्या क्या चीज़ें हैं, प्लेइंग 11 क्या है, पाकिस्तान की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है। मोहसिन नकवी ने बयान दिया है कि भाई पाकिस्तान टीम की और स्क्वाड की मैनेजमेंट की सर्जरी करूंगा मैं। तो वो सर्जरी क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और बाकी माइलस्टोन है, रिजवान ने आज कैसा खेला, कैसा मैच हुआ, कनाडा ने किस तरह से पाकिस्तान को बीट किया। फिर रिजवान की भी अकॉम्प्लिशमेंट थी आज की, उनके 7,000 रन्स मुकम्मल हुए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर आगे के सिनेरियो, कल जो सबसे इम्पोर्टेंट मैच है इंडिया वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के लिए। तो फ़िलहाल तो पाकिस्तान ने कोशिश तो की है कि अपनी होप्स को अलाइव रखें। तो स्टार्टिंग करते हैं मैच से ही, मैच समरी से ही कि आज मैच क्या हुआ है। अगर आप कनाडा की वैसे ओवरऑल देखें ना, प्लेइंग 11 और बिलखसूस कनाडा की बैटिंग, तो आपको ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि भाई जो एरन जॉनसन है उसका ही 52 है। और पाकिस्तान ने आज फिर फील्डिंग में लैप्सेस किए। उसकी जो फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ ना, फील्डिंग से आगाज़ करें तो पाकिस्तान का वो जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ है इंडिया से और यूनाइटेड स्टेट्स से, वो साफ तौर पर ज़ाहिर हुआ हुआ है। पाकिस्तान उस तरह कॉन्फिडेंस से नहीं है, आज भी थोड़े बहुत लैप्सेस किए। बॉलिंग हमारी अच्छी है, हमेशा से अच्छी है, लेकिन जो एक बदमाशी एटीट्यूड है ना, कि आप किसी को तड़ी देते हो, किसी को चेबाजी करते हो, वो चीज़ बहुत मिसिंग है। शुएब अख्तर के एरा के बाद से हमारी उस तरह, अब वहाब रियाज ने आप देखें 2015 का स्पेल आपको याद होगा, हम बिल्कुल बदमाशी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये जो एक एटीट्यूड है ना, वो मिसिंग है हमारे यहाँ जनाब। भाईचारा और जनाब स्माइलें दे रहे हैं, और ये चीज़ें, ये कल्चर डेवलप हो गया जो कि मेरे हिसाब से बड़ा नेगेटिव है। अब आप बेशक पाकिस्तान के बॉलिंग फिगर्स उठा के देख लें, हैं तो वैसे बच्चे ही, लेकिन उसमें ये जो चीज़ है, सबने बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन वो जो एटीट्यूड है ना, कि जब आप किसी ऑपोजिशन के साथ अपने आप को चैलेंज करते हो, उनको चैलेंज करते हो और फिर उनको गलती करने पे मजबूर करते हो। असल में ये जो एटीट्यूड होता है, ये इट्स काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी कि आप दूसरी ऑपोजिशन के ऊपर जो है ना, उनकी नर्व्स या उनका जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करो। उनकी जो फोकस है वो हटाने की कोशिश करो, वो अपनी इमोशंस के थ्रू कोई गलती कर दें। तो ये मेन मकसद होता है, और पाकिस्तान इस स्ट्रैटेजी में बहुत पीछे है। तो अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में कोई इम्प्रूवमेंट है तो मैं एक तो एटीट्यूड का कहूँगा, और दूसरा प्लेइंग 11 पे तो मैं डिस्कस करूँगा ही करूँगा, क्योंकि शादाब को ओवर नहीं दिया। बाकी ओवरऑल सारी बॉलिंग डिसेंट थी। पिच न्यूयॉर्क की हम सबको पता है बहुत ख़राब चल रही थी, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बैटिंग को हम डिस्कस करें इन बच्चों की, तो इन बच्चों में से जाहिर सी बात है, आप ये देख सकते हैं कि किसी ने भी कोई ख़ास स्कोर नहीं किया, सिवाय इसके, और इसके भी कैच छोटा है एरन जॉनसन का। तो ये तो फ़िलहाल आपकी एनालिसिस रही इन टर्म्स ऑफ मतलब बॉलिंग। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें, तो जो सबसे मेजर हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो बैटिंग में ही है। अब प्लेइंग 11 की ही जैसे आप मिसाल ले लें, पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 क्या खिलाई। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यूएसए से, उसमें चेंजेस हुए। जब पहला मैच हुआ उसमें चेंजेस हुए प्लेइंग 11 में, फिर दूसरा मैच हुआ उसमें चेंजेस हुए, आज तीसरा मैच हुआ उसमें भी चेंजेस हुए। तो ये चेंजेस आपको क्या चीज़ दिखा रहे हैं, कि हमारी जो बुनियादें हैं, कि हमारे फीट जो हैं वो अभी मजबूत नहीं है, हम अभी कंफर्म नहीं है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और इस स्टेज पे भी आगे आप चेंजेस कर रहे हो जिसका आपको पता ही नहीं है, तो ये हमारे लिए ये मतलब ये इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि आपका कितना हद तक आपको अपनी प्लेइंग 11 पे कॉन्फिडेंस है। अब आज क्या हुआ, वही हुआ। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं, तो साइम अयूब को इन्होंने खिलाया है और इफ्तिखार अहमद को बात किया। अच्छा, मैं इसमें जो है ना थोड़ी सी अगर मैं इनपुट अपनी देना चाहूँ, और जो एक्स क्रिकेटर्स उनकी देना चाहूँ, इमरान खान जो हैं वो एक बात करते थे, आपने अगर उनके एनालिसिस सुने हो, तो इमरान खान ये हमेशा से कहता है कि यार मैं हमेशा रेलू कट्टे का क्वाइल ही नहीं हूँ, कि किसी भी
एक ऐसे ऑर्डिनरी या एक एवरेज परफॉर्मर को आप खिलाया जाए। अब शादाब खान हो गया, ये एक किस्म का ना वो बैट्समैन है प्रॉपर, ना वो प्रॉपर बॉलर है, एक रेलू कट्टा है। रेलू कट्टा ये कि ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही वाला हिसाब। तो इमरान खान की फ़िलासफ़ी ये है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग, मतलब स्ट्रैटेजी, वो ये कहता है कि भाई मैं स्पेशलिस्ट का कायल हूँ। आपने साइम अयूब को खिलाया और आपने किसको ड्रॉप किया? इफ्तिखार अहमद को। अब आप ये चीज़ देखें, हो सकता है मेरी बात काफ़ी लोगों को बुरी लगे और उस पर वो लोग आप लोग रजामंद ना हों, लेकिन मेरी और इमरान खान की मेरी स्ट्रैटेजी भी इसलिए मैंने चेंज की क्योंकि मैंने इस चीज़ को गौर किया कि जब आपका स्पेशलिस्ट होता है ना, उसका काम ही है। अब हमारी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी इसमें क्या एक्सपोज हुई है? हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई। और हमारे पास रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा क्या हैं? वो ओपनिंग के रिसोर्स। तो हमने उस ओपनिंग के रिसोर्सेज पे टाइम नहीं देना था, हमने उनको स्पेशलिस्ट को नहीं खिलाना था, क्योंकि ओपनिंग पे ऑलरेडी हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बाबर रिजवान ने इंग्लैंड के लास्ट T20 में अच्छा स्कोर किया था, फिर यूएसए के खिलाफ स्कोर नहीं कर पाए, इंडिया के खिलाफ रिजवान ने कोशिश की लेकिन एक बैड शॉट पे आउट हो गया। तो रिजवान और बाबर हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं, आप माने या ना माने। पीएसएल में टॉप स्कोरर्स थे, लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर रिजवान ने टॉप स्कोरर की लिस्ट में था। तो बाबर और रिजवान हमेशा से आपको परफॉर्म करता है, अगर आप इसको हटा देंगे तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर आपने एक तो वो जोड़ी बनी, आज फिर वो तोड़ दी साइम अयूब के चक्कर में, जो कि पता है फॉर्म में नहीं है, सबसे बड़ी गलती। अच्छा, साइम अयूब को लेके आए, किसको ड्रॉप करके? इफ्तिखार अहमद को। आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा इस टाइम प्रॉब्लम है मिडिल ऑर्डर। और मिडिल ऑर्डर का अगर आप मेरे से पूछें या किसी से भी पूछें, पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर का कौन है? स्पेशलिस्ट ये एक अलहदा चैप्टर है कि वो परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस है नहीं है, फॉर्म है नहीं है, एक बात स्पेशलिस्ट की बात हो रही है। हमारे बॉलर्स हैं स्पेशलिस्ट है, ऑलराउंडर्स हैं स्पेशलिस्ट हैं, बैट्समैन हैं स्पेशलिस्ट हैं, मिडिल ऑर्डर है स्पेशलिस्ट है, ओपनर है स्पेशलिस्ट है। रिजवान स्पेशलिस्ट ओपनर है, ठीक है। उस्मान खान भी ऊपर के ऑर्डर पे खेलता है, फ़खर जमान भी ऊपर के ऑर्डर पे खेलता है, ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है। तो आप साइम अयूब को खिला रहे हो इफ्तिखार अहमद की जगह पे। इफ्तिखार अहमद आपके पास पूरे स्क्वाड में वाहिद एक स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। मैं मानता हूँ कि उसने 2-3 मैचों में परफॉर्म नहीं किया पीएसएल में, लेकिन उसकी फॉर्म अच्छी थी, ये हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। और मानता हूँ कि उससे बहुत बैड सिलेक्शन शॉट्स हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ड्रॉप कर दो जब आपके पास ऑप्शन ही एक है। या तो आपके पास पीछे आसिफ अली होता, आपके पास खुशदिल शाह होता, या आपके पास सलमान अली आगा होता, मैं फिर आपको कहता कि हाँ भाई आप इसको ड्रॉप करके इसको ट्राई करोगे, एक बंदा नहीं। जब आप खुद आपने गलती की, आप इफ्तिखार अहमद को ही एज अ स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन लेके गए, तो ये आप लोगों पे फ़र्ज़ है एक किस्म का कि आपने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे, क्योंकि है ही एक, तो आपको खिलाना पड़ेगा। तो वो यही सबसे बड़ा मसला आज का मुझे प्लेइंग 11 का नज़र आया कि इन्होंने इफ्तिखार को ड्रॉप कर दिया, जबकि इफ्तिखार को इनको चाहिए था लेके जाएं। अब साइम को ये लेके आए, साइम को यही था कि जनाब सुपर से ला के अटैक करेंगे, लेकिन उस बेचारे की कोई फॉर्म नहीं है। अब आप देखो वो जिस शॉट पे आउट हुआ है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी और वो उसे लेग साइड पे घुमा रहा है। उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ है, उसको अपने फ्रंट फुट बैक फुट का नहीं पता, वो अभी बच्चा है, वो T20 वर्ल्ड कप के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा। और it is stunning for me कि a person like Saim Ayub who has played test series against Australia in Australia, उसको इतना कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है इस तरह के T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट सच वीक टीम्स। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग सी बात है कि उस तरह के बंदे को, जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी पाकिस्तान का डेब्यू से करवाया गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया, ठीक है उसकी बेसिक्स इस तरह स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा, आज भी उसे दिया। तो मैं यही कहूँगा रिजवान और बाबर के साथ जाएं, और वो यही हुआ। आज देखिए रिजवान और बाबर ने एक स्टेबिलिटी दी। हालांकि चाहिए नहीं ये था कि जल्दी ये मैच ख़त्म करते, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने ये बात की कि हमारी प्लानिंग भी ये थी कि 14th ओवर तक हम मैच मुका दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिच कंडीशंस की वजह से हम मुका नहीं सके। चलो मान लेते हैं, लेकिन अब आप रिजवान की देखें, ये 100 का स्ट्राइक रेट जस्टिफाई नहीं करता रिजवान को, क्योंकि पिछले मैच में भी उसने जिस तरह से परफॉर्म्स की, आपको कम से कम 100 नहीं, आप
110, 15, 20, 30 इतना तो हो। आप बिल्कुल रनर बॉल चल रहे हो तो ये बिल्कुल भी रिजवान जैसे प्लेयर को या उसको कैलिबर को नहीं देता। अच्छा वो भी दोनों भाइयों की जोड़ी है, वो दोनों ने बिल्कुल, लेकिन इसमें फिर हम कह भी नहीं सकते। मेरे लिए यहाँ बैठ के बात करना बड़ा आसान है, पिच कंडीशंस में जो लोग खेल रहे हैं उनके लिए एक डिफरेंट है। फ़खर भी आज आउट हो गए, फिर उस्मान खान आए, उन्होंने डबल लेके ख़त्म कर दिया। तो ये तो खैर बच्चों की टीम थी और ये मैंने डिस्कस प्लेइंग 11 थी। अब बात सिर्फ इधर नहीं आती, सिर्फ इफ्तिखार अहमद पे ख़त्म नहीं होती। दूसरी बात जो है वो इस शादाब खान के ऊपर है। शादाब खान ना बैट्समैन है ना बॉलर है, आप उसको खिलाई जा रहे हो खिलाई जा रहे हो। जब आपके पास इमाद वसीम एक आ गया, आप फिर, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये ना, अगर हम शादाब को ड्रॉप करके इब्रार अहमद को खिलाएंगे भी सही तो हमारी बैटिंग और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें बैट्समैन ही लैक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी बेंच स्ट्रेंथ पे भी बंदे ऐसे बैठे हैं जिनको हम आप नहीं खिला सकते, जैसे कि आज़म खान। तो अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है, इसलिए अब आपको शादाब खान, इमाद वसीम ने तो चलो खैर परफॉर्मर है, पिछले मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये है कि शादाब और इमाद के साथ आप जा रहे हो, लेकिन साइम का आज आपको नहीं बनता था, इफ्तिखार अहमद के साथ ही बनता था। और अगर आप साइम को लेके गए भी थे तो आपको आज उससे 1 या 2 ओवर करवाने चाहिए थे। कि अगर आप यार उसको खिला रहे हो तो आप उसको पूरी तरह से एक्सपोजर दो ताकि उसको भी कॉन्फिडेंस हो और उसके लिए भी आसानी हो, लेकिन इस तरह से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। तो अभी जो पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर चलते हैं। पॉइंट्स टेबल जो है वो देख सकते हैं, रन रेट इंडिया का अच्छा है, यूएसए का अच्छा है, पाकिस्तान ने थोड़ा सा इम्प्रूव अपना किया है, लेकिन जो सही प्रॉब्लम है इस टाइम, जो फिक्सचर्स हैं, वो सबसे बड़ा मैच है वो कल है, मतलब आज होगा। पाकिस्तानी जो है, पता नहीं लोकल टाइम, मेरे 7:30 बजे के टाइम, 7:30 बजे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का मैच है। इसके ऊपर सारो दारो मदार करेगा कि क्या रिज़ल्ट आता है इन दोनों टीम्स का। अगर इंडिया बहुत बुरे मार्जिन से हराता है तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है, और यूएसए अगर हरा देता है इंडिया को, जो कि पॉसिबल भी मुझे पर्सनली स्पीकिंग लगता है, क्योंकि इंडिया जानबूझ के 2019 के अंदर जिस तरह से हारा था, धोनी ने जिस तरह की इनिंग्स खेली थी, खैर अब धोनी तो नहीं है लेकिन खैर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूएसए उसके अलावा भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो अगर वो इंडिया को सरप्राइज़ कर भी देता है तो ये कोई शॉकर वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन चांसेस यही है कि इंडिया यूएसए को हरा देगा। जो अनफॉर्चुनेट न्यूज़ चल रही है वो ये है, फ्लोरिडा के अंदर जब पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान का अब 16 जून को मैच है। अब ये हमने सिर्फ बैठ के देखना है बाकी टीम्स क्या कर रही हैं। अब हमारे जितने रिजल्ट्स हैं वो सारे इन लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं कि इंडिया यूएसए को हराती है कि नहीं, आयरलैंड यूएसए को हराती है कि नहीं, और फिर हम पे आज बात आएगी कि हम आयरलैंड को अच्छे मार्जिन से हराते हैं कि नहीं, फिर जाके हमारी कोई क्वालिफिकेशन की बात होगी। तो ये सिचुएशन है, और अब हमारा आयरलैंड के साथ जब मैच होगा तब तक हमारी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि तब तक हमारा एक तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का तो कल ही मैच हो जाएगा, उसके बाद एक और मैच है जो यूनाइटेड स्टेट्स और आयरलैंड का है, वो 14 जून को है। तो ये मैच भी हमारे लिए काफ़ी क्रूशल होगा इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कि पाकिस्तान आगे जाएगा या नहीं जाएगा। टेबल पे चलते हैं, वर्ल्ड कप का इस टाइम टेबल क्या चल रहा है उस पे मैं अगर आपको चलते हुए दिखाऊं तो उसमें ये है कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान के टेबल को तो मैंने थॉरली डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा पेज पड़ा हुआ है, क्योंकि स्कॉटलैंड 3 मैच में से 2 जीता है और एक टाई हुआ है बारिश की वजह से, और वो इंग्लैंड के साथ टाई हुआ है। उनका नेट रन रेट भी अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का नेट रन भी रेट भी अच्छा है। अब स्कॉटलैंड का मैच है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से। स्कॉटलैंड ने सिंपल ये करना है, जो कि मुश्किल लग रहा है, कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, लेकिन अगर वो हरा नहीं भी सकते तो क्लोजेस्ट मार्जिन से हारना है। इससे क्या होगा, उनका नेट रन रेट ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग चांस होगा इंग्लैंड को एलिमिनेट करने का। और इंग्लैंड के 2 चांसेस हैं, ओमान और नामीबिया से मैचेस हैं। 2 मैच खेले हैं, उनमें से एक हारा है और एक टाई हुआ है, एक भी नहीं जीता। तो अगर दोनों भी वो जीत जाएं, ठीक है, तो फिर इनका नेट रन रेट कंपेयर किया जाएगा स्कॉटलैंड के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो नामीबिया और स्कॉटलैंड में से एक ना एक जीत के आगे क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का जो पेच है वो मेन फंसा हुआ है। अगर आगे स्कॉटलैंड क्वालिफाई करता है तो ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट होगा।
पाकिस्तान का तो खैर हो चुका है यूनाइटेड से ऐसे हारने के बाद, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। इधर से वेस्ट इंडीज़ और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर लग रही है। यही दोनों टीम्स हैं जो आगे क्वालिफाई करेंगी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के पास 3 गेम्स का चांस है। वेस्ट इंडीज़ है, युगांडा है, पीएनजी है। इन दोनों टीम्स को तो न्यूजीलैंड हरा सकती है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के हराना ना हराना ये एक किस्म का डिसाइडर होगा कि आगे कौन सी टीम जाती है और कौन सी टीम नहीं जाती। बाकी इस ग्रुप डी से भी पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर है। साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट्स हैं। बाकी बांग्लादेश और नीदरलैंड्स और श्रीलंका में मुकाबला है। श्रीलंका के 2 मैचेस हैं अगेंस्ट नेपाल एंड नीदरलैंड्स, तो अगर वो दोनों जीती है तो उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। बांग्लादेश के भी इसी तरह 2 मैचेस हैं और नीदरलैंड्स के भी इसी तरह 2 मैचेस हैं। तो ये एक किस्म की एक टीम तो कंफर्म है, इसमें सेकंड टीम का अभी एम्बिग्विटी है। तो ये तो वो सारी सिचुएशन थी जो पॉइंट्स टेबल की थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी रिजवान ने आज अच्छा खेला, आमिर ने अच्छा खेला, बॉलिंग तो सबने अच्छी की, लेकिन इसको जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए था। बाकी मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी मैं मेजर सर्जरी करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। वो क्या सर्जरी वाली कहानी है, वो सिंपल कहानी ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये जो लॉबी बनी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, बिलखसूस बाबर आजम की, जाहिर सी बात है काफ़ी अरसे से वो लीडर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और लीड कर रहे हैं, और यूनिटी का एक उन्होंने माहौल बना के रखा था जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं। वो बिल्कुल आंखें बंद करके उन्हें ट्रस्ट करते हैं, तो वो चीज़ एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। और फिर वो जो एक साया कॉरपोरेशन है उसके ख़िलाफ़ भी जो है पीसीबी एक एक्शन लेना चाह रही है कि ये जितने भी ये अकाउंट्स मैनेज कर रही है कॉरपोरेशन, तो वो बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स रन करती है फॉर क्रिकेटर्स। तो इसकी वजह से भी एक स्टैंड लिया जा सकता है अगेंस्ट क्रिकेटर्स के फ्रेश 11 बनाई जाए। लेकिन अगर आप फ्रेश 11 बनाने जाएंगे तो आप रिजवान और बाबर को आउटलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इन दोनों को आउटलाइन कर देंगे तो पीछे आपके पास कोई परफॉर्मर बचेगा ही नहीं। बाकी यही है कि सारी न्यूज़ हो गई है। मैंने कहा आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो फेसबुक पे मेरा पेज भी है क्रिकेट की बात के नाम से, और फिर हमारा एक ग्रुप भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस के नाम से। आप उस पर कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ज़रूर ग्रुप के ऊपर पोस्ट कीजिएगा, मैं आपको रीच आउट करूँगा। बाकी मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे लिंक में गिवन है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो दें। और फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू।